बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं शेख अरशद और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर में कई दहशत गर्दाना हमले किए और गज़ा पर अपनी दहशत गर्दी का मुजाहरा किया। जहाँ पर इसकी एक वजह विचारधारा, आइडियोलॉजी और आस्था समझी जाती है, वहीं पर इसकी दूसरी एक वजह है और वो वजह है इसराइल की सियासत। और सारी कहानी जो शुरू होती है वो इसी सियासत से शुरू होती है। 5 मई 2021 से ये कहानी शुरू होती है, जब बेंजामिन नेतन्याहू, जो पिछले 12 साल से इसराइल के प्रधानमंत्री रहे, उनको अपना बहुमत साबित करके फिर से कुर्सी पर बैठने के लिए जो डेडलाइन दी गई थी, वो 5 मई 2021 की डेडलाइन दी गई थी। जब वो अपना बहुमत साबित करने में नाकाम रहे, तो 5 मई को 2021 को इसराइल के राष्ट्रपति रोविन रेवेलिन ने दूसरे नंबर की जो पार्टी बनी, याया लापिड की पार्टी, येशित पार्टी, जो कि 17 सीटों से जिसने पार्लियामेंट में सीटें हासिल की, और नेतन्याहू की पार्टी, उसने 30 सीटें हासिल की, लेकिन वो अपनी बहुमत साबित करके सरकार बनाने में नाकाम रहे। तो इसराइल के राष्ट्रपति ने याया लापिड को बुलाया और कहा कि आपकी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है, तो लिहाजा अब जो है बहुमत साबित करने की बारी आपकी है, और आपको जो ये डेडलाइन दी जाती है ये 28 दिनों का, यानी कि 2 जून की तारीख ये आपकी आखिरी तारीख होगी। और अब यहाँ से याया लापिड ने फिर जो है अपनी गठबंधन को बनाना शुरू किया, और होते होते 30 मई तक याया लापिड ने 51 सीटें जुटा ली। 51 सीटों के उनको समर्थन हासिल हो गया। अब जो है बाकी रह गई थी सिर्फ 10 सीटें। अब इस कहानी में मोड़ वहां पर आया जब 30 मई की शाम यामीन पार्टी के हेड नफ्ताली बेनेट ने ये ऐलान किया कि वो याया लापिड के गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। यामीन पार्टी की जो हेड है बेनेट, नफ्ताली बेनेट, ये नेतन्याहू के साथ समर्थन में थे, और दोनों में ये बात तय हुई थी कि दोनों 50-50 के फॉर्मूले पर सरकार चलाएंगे। बेनेट ने उसी शाम 30 मई की शाम को ऐलान किया कि वो याया लापिड के गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, और उनके पास में जो सीटें थी वो 6 सीटें थी। ये 51 और वो 6 मिला करके 57 सीटों का फार्मूला यहाँ पर बन गया। अब इसराइल की पार्लियामेंट में बहुमत साबित करने के लिए जो फार्मूला है वो हाफ प्लस वन का फार्मूला है, यानी जिसके पास में 61 सीटें होंगी वो गठबंधन जो है सरकार बना सकता है। अच्छा, इसराइल की तारीख में अब तक ये बात रही कि वहां पर किसी भी अकेली पार्टी ने अपने दम पर अब तक सरकार नहीं बनाई। तो याया लापिड को जब इसका समर्थन मिल गया बेनेट का, तो अब बात बची कि सिर्फ 4 सीटों की। और अब यहां से कहानी शुरू होती है इसराइल की इस गठबंधन के किंग मेकर की, जो कि किंग मेकर बने मंसूर अब्बास, यूनाइटेड अरब लिस्ट के हेड। मंसूर अब्बास की पार्टी को 4 सीटें मिली थी, और मंसूर अब्बास याया लापिड को समर्थन देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन पेच कहाँ फंसा कि जब बेनेट की एंट्री हुई इस गठबंधन के अंदर में, तो वहां पर यह पेच फंस गया। क्यों? क्योंकि बेनेट की जो विचारधारा है ये वही विचारधारा है जो नेतन्याहू की थी, कि उनका यह कहना है, बल्कि बेनेट तो अपनी विचारधारा में नेतन्याहू से कई कदम आगे है। उनका यह कहना है कि फ़लस्तीन नाम की कोई जगह थी ही नहीं, इसराइल है और इसराइल ही रहेगा। और मंसूर अब्बास और याया लापिड, इन लोगों की जो विचारधारा है ये 2 स्टेट सॉल्यूशन में बिलीव रखते हैं, यानी इसराइल की अलग रियासत होनी चाहिए और फ़लस्तीन की अलग रियासत होनी चाहिए। अब बात नहीं बनी और होते होते 2 जून की तारीख आ गई। मंसूर और बेनेट की मीटिंग को फिक्स किया गया कि वो आपस में बैठकर मुद्दे को सुलझा लें। दोनों रमादगान पहुंचे और वहां पर बंद कमरे में दोनों की मीटिंग फिक्स हुई। याया लापिड भी उस मीटिंग में मौजूद थे। अब ये कयास और ये बात अनुमान लगाया जाने लगा कि यामीना पार्टी के सांसद नाराज हैं, और दूसरी जगह पर यह बात चली कि मंसूर अब्बास पर गठबंधन छोड़ने का दबाव बढ़ गया है। इस बीच ये बात जो है शूरा काउंसिल पहुंची। शूरा काउंसिल ये यूनाइटेड अरब लिस्ट की एक मजबूत ताकतवर संस्था है। अब जब कुछ देर बात नहीं हुई तो इस संस्था के अंदर में ये बात चली, और थोड़ी देर के बाद में उन्होंने मंसूर अब्बास को हरी झंडी दिखा दी कि आप उस मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। 10:20 पर खबर आई कि मंसूर अब्बास ने मुआहदे पर दस्तखत कर दी। 11:26 पर इसराइल के राष्ट्रपति रोविन रेवेलिन के अकाउंट से एक ट्वीट किया गया कि बहुमत साबित हो गया है, और याया लापिड के गठबंधन ने बहुमत साबित कर दिया है। और दोनों में ये बात तय हुई कि यहाँ पर जो सरकार चलेगी
ये दोनों में 50-50 के फॉर्मूले से चलेगी। यानी नफ्ताली बेनेट ये 2 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और फिर आइंदा 2 साल तक याया लापिड प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो पहले जो बारी आई वो नफ्ताली बेनेट की है कि अगर अब यहाँ से जो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तो ये अगस्त 2023 तक नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। और फिर उसके बाद में जब बारी आएगी वो याया लापिड की आने के लिए भरपूर कोशिश की और बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये सरकार जो है इजराइल के अस्तित्व के लिए ख़तरा है। लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहे और गठबंधन हुआ और इजराइल में 12 साल के बाद में एक दूसरी नई सरकार का गठन हुआ है। उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू पर 3 मुकदमे चल रहे थे। पहला फर्जीवाड़ा करने का मुकदमा है, दूसरा है कि घूस लेने का, रिश्वत लेने का, और तीसरा है कि अपने अमीर दोस्तों को, अपने उद्योगपति दोस्तों को गलत फ़ायदा पहुंचाने का। अगर ये तीनों मुद्दे सही साबित होते हैं तो नेतन्याहू को 13 साल की जेल हो जाएगी। अब हम जो है आपको इस नए गठबंधन में के 8 पार्टियां शामिल हैं, लेकिन इसके जो मेन चेहरे हैं उन चेहरों से आपको तारुफ करवाते हैं। इस गठबंधन के सबसे पहले और अहम चेहरे मंसूर अब्बास, जो कि इस सरकार में इन्होंने किंग मेकर का रोल अदा किया। अब मंसूर अब्बास 1975 में इजराइल में पैदा हुए। पेशे से डेंटिस्ट थे। हेब्रू यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स की तरफ में माइल हुए, इनका रुझान हुआ। इनका मकसद था कि इजराइल में रहने वाले लोगों में इस्लाम की बका और इस्लाम का प्रसार। अस्पताल बनाए, मदरसे बनाए, और फिर इनकी जो संस्था थी ये 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक उत्तरी ब्रांच बना और दूसरा दक्षिणी ब्रांच बना। उत्तरी ब्रांच जो है वो ज़्यादा कट्टर था, उस पर हमास को फंडिंग करने के इल्ज़ामात भी लगे। इस वजह से 2015 में इजराइल की सरकार ने उसको बैन कर दिया। ये दक्षिणी ब्रांच में गए और वहाँ पर यूनाइटेड अरब लिस्ट नाम की इस पार्टी को इन्होंने बनाया। इसकी बुनियाद इन्होंने सन 1996 के चुनाव से पहले रखी और अब तक ये सरकार में शामिल नहीं हुए। 2019 में ये इजराइल की संसद में पहुँचे और अब तक 4 बार चुनाव हो चुके। इनकी पार्टी का नाम है ब्लू एंड वाइट पार्टी। 8 सीटें इनको मिली है। 1959 में इसराइल के गांव में पैदा हुए। इनके माँ बाप हिटलर के हमलों से बचकर आए थे। बोर्डिंग स्कूल में पढ़े। 18 साल की उम्र में डिफेंस में पोस्ट में भर्ती हुए। आर्मी में अपना करियर बढ़ाया। फरवरी 2011 में डिफेंस का सुप्रीम कमांडर बनाया गया। 2015 तक ये सुप्रीम कमांडर की पोस्ट पर रहे, कई ऑपरेशंस किए। तब तक नेतन्याहू इनकी खूब तारीफ करते थे, लेकिन उन्हें तब क्या पता था कि ये वही शख्स है जो आगे चलकर इनका सबसे बड़ा मुखालिफ बनेगा। फरवरी 2019 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। उस साल 2 चुनाव हुए, अच्छी सीटें मिली। अगले चुनाव से बचने के लिए दोनों में 50-50 का समझौता हुआ कि आधे वक्त तक ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, आधे वक्त तक नेतन्याहू। लेकिन जैसे ही नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बनते ही इनको किनारे कर दिया। गठबंधन में दरार आई, गठबंधन टूटा, जिसके नतीजे में चौथा इलेक्शन हुआ। अब नई सरकार में भी इन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री मिली। गठबंधन का तीसरा और अहम चेहरा जिसने ये पूरा गठबंधन बनाया, याया लापिड। लापिड तल अबीब में पैदा हुए। इनके पिता जस्टिस मिनिस्टर रह चुके हैं। फिर इन्होंने भी डिफेंस ज्वाइन किया। 1982 में लिबनान वॉर के दौरान अस्तमे का इनको दौरा पड़ा, जिसकी वजह से इन्हें आर्मी से बाहर भेज दिया गया। इसके बाद में इन्होंने बॉक्सिंग और एक्टिंग में अपना करियर बनाया, लेकिन उसमें इनको ज़्यादा कामयाबियाँ और सफलता हासिल नहीं हुई। फिर उसके बाद में रिपोर्टिंग की तरफ में आए और यहाँ पर उन्हें इतनी भरपूर कामयाबी मिली जैसे कि रिपोर्टिंग की दुनिया सिर्फ उन्हीं के लिए बनी हुई थी, जिसमें वो बहुत आगे गए और बहुत नाम कमाया। 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी, शो होस्ट किया। शो के होस्ट की वजह से इनकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। यहाँ तक कि एक वक्त में इन्हें ताकतवर यहूदियों की लिस्ट में माना जाता था। 2012 में इन्होंने यही शातित पार्टी बनाई और वित्त मंत्रालय अब इनको मिला है। ये 2 स्टेट सॉल्यूशन के हामी है। 2023 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उसके बाद बारी आती है बेनेट की। बेनेट 1972 में हाइफा में पैदा हुए। माँ बाप अमेरिका से आए थे और इजराइल में शिफ्ट हुए थे, इसलिए इजराइल में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। 1990 में ये कमांडर बनाए गए। लिबनान में कई मिलिट्री ऑपरेशन में इन्होंने हिस्सा लिया। 1996 में एक टुकड़ी को ये लीड कर रहे थे और उस ऑपरेशन के दौरान इन्होंने यूएन यानी यूनाइटेड नेशन की एक बिल्डिंग पर हमले का आदेश दिया और उस हमले में 102 आम नागरिकों की मौत हुई।
जिसका इल्ज़ाम आज भी इन पर लगाया जाता है कि इन्होंने सही फैसला लेने में देर कर दी और इलेक्शन के दौरान में इसी मुद्दे को बार बार उठाया भी जाता है। 1999 में आर्मी छोड़ी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ गए। कई कंपनियां इन्होंने डाली और बनाई। 2005 में कंपनी बेचकर ये पॉलिटिक्स में आए। अगले ही साल नेतन्याहू ने इन्हें अपना स्टाफ ऑफ चीफ बना लिया था। इनका साथ मई 2020 तक रहा। 5 मंत्रालय इन्होंने संभाले और अब अपने बॉस को गुड बाय कहकर उन्हीं की कुर्सी पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। 12 साल के बाद अब इसराइल में एक नई सरकार का गठन हुआ है। अब देखते हैं कि ये सरकार इसराइल के मुद्दों को सुलझाने में कितनी ज़्यादा कारगर साबित होती है। क्या फ़लस्तीन और इसराइल के बीच का जो मसला है क्या वो हल हो पाएगा? क्या ये सॉल्यूशन निकल पाएगा? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।